हेलो बच्चों, आज हम परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा में पाठ 4 हौसलों की उड़ान पाठ पढ़ेंगे। हौसलों की उड़ान। मजबूत इरादा। यदि बच्चों हमारे इरादे पक्के एवं मजबूत हैं तो चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, फिर भी हम ऊंचाइयों को पा सकते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ हस्तियों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। उनमें से पहली हैं ईरा सिंघल, जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी समस्याओं को मात दी। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्याएं क्या समस्याएं थी उनको, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में हम। ईरा सिंघल को जन्म से ही स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी की समस्या थी। उन्हें एक समस्या थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में थी, उसका नाम था स्कोलियोसिस। 7-8 साल की उम्र से उन्हें इसके कारण अधिक परेशानियां आने लगी। बेटा जब वो 7-8 साल की हुई, उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसमें उसको कुछ ज़्यादा ही परेशानियां होने लगी, दिक्कतें आई। इतनी दिक्कतों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ उन्हें अन्य शौक भी थे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि स्कोलियोसिस क्या है। यह कोई बीमारी नहीं है, नहीं समस्या है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक ओर झुक जाती है। मतलब इसको हम एक बीमारी नहीं कह सकते बेटा, ये एक प्रकार की हमारे शरीर में ऐसी एक समस्या हो जाती है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी एक साइड में झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है। हड्डियों के विकास के साथ ये समस्या बढ़ती जाती है और इसी तरह ईरा ने हार न मानते हुए सभी मुश्किलों का सामना किया। उसका कहना था कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को संवारना चाहिए। तो उसका क्या था बेटा, इरादा पक्का था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो उसके अंदर जो कमी थी, जो उसकी समस्या थी शरीर की, उसने उसे एक तरफ किया और अपने अंदर जो खूबी थी उनको निखारना शुरू किया, उन पर ध्यान देना शुरू किया। तो बच्चों इसी हौसले के दम पर ईरा ने कामयाबी को अपना दोस्त बनाया और वो कामयाब बनी। इसी तरह की एक गाथा है ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में आँख में चोट लगने से वे अपनी आँखों की रोशनी खो बैठे। अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुई को पता चला कि सेना के कैप्टन बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूटलिपि का विकास किया जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोल कर पढ़ सकते थे। इसी तरह शुरू हुई लुई ब्रेल के हौसलों की उड़ान। लुई ब्रेल 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए। तो बेटा आपने देखा इसमें ब्रेल लिपि के बारे में बताया है, जिसके जनक कौन थे? लुई ब्रेल। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को कहाँ हुआ? फ्रांस में। इनको बचपन में इनकी आँख में क्या हो गया था? चोट लगी थी, जिसकी वजह से ये अपनी आँखों से देख नहीं पाए थे। तब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने अंध विद्यालय, जहाँ पर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता था, ऐसे बच्चों का कॉलेज था, इसने वहाँ दाखिला लिया और उन्होंने वहीं अपने हौसलों की उड़ान भरी। और उन्होंने बड़े कठोर परिश्रम के बाद अपने ऊपर ही एक सर्च किया, जिससे उन्होंने ब्रेल लिपि को जन्म दिया। इन्हें इसीलिए ब्रेल लिपि का जनक माना गया है। अब हम ऐसी ही एक 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला, विलक्षण मतलब विचित्र, हेलन केलर की है। 2 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी ने उनकी देखने व सुनने की शक्ति छीन ली। अब सोचो बेटा, ना दिखता और जिसको ना सुनता। वो बीमार हुई थी और उस बीमारी में उनकी आंखें भी चली गई और सुनने की शक्ति भी खत्म हो गई। तो उसके साथ कैसा हुआ होगा आप सोच के देखो। अगर हमें ना सुनता है ना दिखता है तो क्या होगा। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया। मई 1888 में हेलन बोस्टन पार्किस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्था में दाखिल
हुई। मतलब उन्होंने एक ब्लाइंड संस्था में एडमिशन लिया, दाखिला लिया। 24 वर्ष की उम्र में कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला थी। मतलब उन्होंने कला स्नातक की जो डिग्री ली थी वो 24 वर्ष की उम्र में ली, और दृष्टिबाधित मतलब जिसे दिखाई न देता हो, वो हमारी पहली महिला थी। हेलन केलर ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में निपुण थी। होठों के स्पर्श से बात समझने का हुनर भी रखती थी। सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनमें काफ़ी खूबी थी बेटा, वो स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में निपुण थी। मतलब स्पर्श करके, छू करके वो समझ जाती थी, और उन्होंने अपने जैसे लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। वो सोचती थी कि जो मेरे साथ हुआ ऐसे हैं, उनके लिए कुछ करूं। इसके लिए भी उन्हें बार बार सम्मानित किया गया, और उन्होंने अपनी कमजोरी को ख़त्म करके ऊंचाई को छू लिया। आओ बच्चों, आगे समझें कि सांकेतिक भाषा क्या है। शरीर के हाव भाव और संकेतों से बात बताना व जानना सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा संकेतों के द्वारा, जैसे शरीर के हाव भाव और संकेतों से बात बताना व जानना, सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसमें बोलने वाले व्यक्ति के होठों के हिलने और चेहरे के भावों को ध्यान से देखा जाता है। जब हम उस पर ध्यान देंगे तभी तो उन संकेतों को समझ पाएंगे। इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते वो कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। भाई आपको भी पता है, जो बोल नहीं सकते उन्हें अपनी बातें समझाने के लिए, दूसरे लोगों से बात करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग उनकी बातों को समझेंगे कैसे। तो वो अपनी बात कुछ संकेतों के माध्यम से समझाते हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं। आपके सामने कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं जिनमें ऐसे संकेत समझाए गए हैं जिनसे कि आप वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को समझा सकते हैं। आप उन्हें ध्यान से देखो और उन्हें देखकर स्वयं भी इस तरह के कुछ संकेत बनाएं, ताकि आपके साथ जैसे इस तरह के बच्चे पढ़ने वाले हों, कोई और हो, तो उनके साथ आप बातचीत कर सकें और उन्हें ऐसा लगे कि हम भी क्लास में सबके साथ मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको उनके संकेतों को आप भी समझें और उन्हें भी समझाएं। तो बेटा आपको यह पाठ काफ़ी समझ भी आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। बच्चों, पाठ पढ़ने के बाद आप समझ गए कि यदि इरादे पक्के हों तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों ना कितनी ही समस्या हमारे सामने आए, फिर भी हम अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। बच्चों, लास्ट में आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जो खुद आप वीडियो को देखकर समझकर फिल करेंगे, भरेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक पर भी लिखेंगे। मुझे लगता है पाठ आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।